जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमारा प्रॉमिस था कि हर बच्चे को 95 प्लस दिलाने हैं, तो उसी के तहत मैं आपको सबसे पहले तो अपनी कॉपी किताब बंद करो, पेन रखो दूर और सिर्फ फ़ोन पे अच्छे से फोकस बनाओगे। जी ये क्या कह दी, कॉपी किताब दूर रखवा दी, पेन दूर रखवा दी, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? अरे भाई साहब यही तो करना है। कॉपी पेन उठाओगे उसमें ज़बरदस्ती, वो तो बाद में भी करते रहना ना। वीडियो देख रहे हो, बात दिमाग में घुसा देंगे ना, हमारा प्रॉमिस है ना। दिमाग में बात को ऐसा घुमा देंगे कि चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले चैप्टर हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और कोई भी क्वेश्चन उसका किसी से छूटेगा नहीं। हालांकि मैं क्वेश्चन की वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन इस चैप्टर के बाद, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। देखो इसमें नाम क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दे। भी हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि कैसे यूएसएसआर और यूएसए दुनिया को ईस्ट वेस्ट में बांटे हुए हैं ना भाई। ये अपनी छोटी सी प्यारी सी पृथ्वी है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया इन दो बदतमीजों ने, एक ने वेस्ट में एक ने ईस्ट में। इधर यूएस इधर यूएसएसआर, अपनी पावर बनाए बैठे थे। ठीक है भैया, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है वरना चैप्टर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, दोनों ने अपनी दुनिया में डोमिनेंस दिखाने के लिए दुनिया को बांट दिया। बर्लिन जो जर्मनी का एक शहर था, जर्मनी का शहर था बर्लिन, उसमें एक दीवार खींच दी इन्होंने। ठीक है, और दीवार को खींच के बोल दिया कि उधर की दुनिया ईस्टर्न दुनिया, इधर की दुनिया वेस्टर्न दुनिया। दो ब्लॉक पूरी दुनिया में ये बना चुके थे, जो कि हम पिछली वीडियो में, पिछले जो चैप्टर की वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं क्या क्या सीन था। और जिसमें निकिता मैडम ने जो सबसे पहले जो सारा कलेश था वो निकिता मैडम का कराया हुआ था। अरे वो निकिता मैडम नहीं है भाई साहब, वो निकिता सर है। ठीक है, वो नाम याद कराने के लिए थोड़ा बोल देते हैं ना मैडम, तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसलिए आगे से अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे वो भेजा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था। ठीक है, और उधर कैनेडी ने जो भी काम था, हम सारा का सारा बहुत अच्छे से पिछले में पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा देखो भाई, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कोल्ड वॉर हो रही थी। ठीक है, फ्रिज के अंदर एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। अरे नहीं भाई, फ्रिज के अंदर नहीं, सिर्फ बम बारूद का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई थी। ठीक है, टेंशन भयंकर लेवल की बनी हुई थी कंटिन्यूअसली। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, देखो उस युद्ध का कभी तो अंत हुआ होगा, कभी तो कोल्ड वॉर का अंत हुआ होगा। अब कहोगे जी को वॉर स्टार्टिंग नहीं हुई तो अंत कैसे हो गया? तो भाई साहब अंत ऐसे हो गया, जो ये यूएसएसआर है इसका विघटन हो जाएगा, ये टूट जाएगा भाई साहब। ये टूट जाएगा मतलब यूएसएसआर जो एक बहुत बड़ा देश है, इसमें छोटे 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 बहुत सारे देश बन जाएंगे। ऐसा क्यों? और एक बचेगा रशिया, सबसे बड़ा आज के ज़माने का रशिया। ठीक है, ये इसका जो है यूएसएसआर का बेटा, इसका उत्तराधिकारी बन के अब उभरेगा। ठीक है, यही सब हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है भैया, हमारी हमेशा से क्या हमारा एक वो रहता है, मोटिव रहता है, कंसेप्ट बिल्डिंग का रहता है ना भाई। हमने बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कंसेप्ट बनाते हैं। तो कंसेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो भाई हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम जो है ना उससे ही पूरे चैप्टर की खोजबीन पोस्टमार्टम कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे। जैसे कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब बाइपोलैरिटी का अंत हो गया, दो ध्रुवीकरण का अंत हो गया। अरे भाई साहब ये कैसे अंत कैसे हुआ? अंत ऐसे हुआ जैसे पिछले चैप्टर में दो ध्रुव बन गए थे, ईस्ट वेस्ट बन गए थे, यूएस यूएसएसआर बन गया था, तो अब उसका अंत होगा, और उसका अंत होगा यूएसएसआर के टूटने से। तो बाइपोलैरिटी बोलते हैं कि जब पूरी दुनिया में दो पावर हो। देखो भाई एक होता है, ये कोई नहीं बताएगा, हम बता देते हैं। हम क्यों बताएंगे? क्यों भाई, हमें तो कंसेप्ट क्लियर कराना है, हमें कौन सा सिर्फ रटवा के भेज देना है। देखो भाई ई का है, पहचानो इसको, जो बताएगा उसको 5 रुपये इनाम। अरे भाई साहब ये शीशा है पता नहीं चल रहा, देखे ये शीशो नहीं होता था पहले जिस पे हम झूलते थे यार, एक इधर बैठता था। तो इसको हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इसको बैलेंस ऑफ पावर बोला जाता है। ठीक है, एक ज़माना था जब दोनों तरफ इंग्लैंड ही इंग्लैंड हुआ करता था। ठीक है भैया, इंग्लैंड ही इंग्लैंड दोनों तरफ हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्वीन बैठा करती थी और इधर भी क्वीन ही बैठा करती थी, दोनों तरफ बराबर का। ये थोड़ा इधर झुकाव ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ बराबर पावर चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही देश का राज चल रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते थे उस टाइम पे। अब क्या हुआ, अब जैसे बताया कि पूरी दुनिया में एक तरफ तो आ गया भाई साहब अमेरिका का राज। ठीक है, और एक तरफ आ गया है अब यूएसएसआर का राज। अब पूरी दुनिया में अब क्या हो गया, अब ये हो गया बाइपोलर, यानी कि 1 और 2, दो देशों का, दो या पावर का दुनिया में अब राज चल रहा है। यूनिपोलर बाइपोलर हो गया है। ठीक है, जो हम बाइपोलर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि दुनिया बाइपोलर की तरफ जा चुकी है। और एक होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है भाई, जो आज की दुनिया है, मतलब कि पावर नहीं है किसी के साथ, किसी के पास नहीं, बहुत सारे है, किधर भी लगा लो, ये टूट चुका है, बीच में से ये ब्रेक हो चुका है अब, क्योंकि अब हर कोई ही तो पावरफुल बन चुका है। इधर चाइना बोल रहा मैं पावर, इंडिया बोल रहा मैं सुपर पावर, अमेरिका बोल रहा मैं सुपर पावर, और रशिया बोल रहा है अच्छा, और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, रशिया अपने आप को पावर बता रहा है। तो ये सारा अब जो है ये
मल्टीपोलर हो चुका है। तो हमें क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बाइपोलर। ये मैंने यूनिपोलर और मल्टीपोलर इसलिए बताया ताकि दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा बाइपोलर, हो गया, अभी हो गया। अब हमें चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि इसका अब अंत हो जाएगा, 2 का खत्म होकर या तो 1 रह जाएगा, सिर्फ पूरी दुनिया में सुपर पावर उभर के यूएसए आएगा या फिर बहुत सारे देश आएंगे। अब हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं। अंगा ये क्या बना दिया भाई, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ जाएगा शीशा के नाम से, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा याद भी। तो भाई ये इसका एंड हो गया है। अब सब कुछ दिक्कत क्या आती है, देखो सबसे पहले सोवियत सिस्टम था क्या। अब हमने पिछले में पढ़ लिया कि यूएसएसआर था, ठीक है, कई देश मिले हुए थे, एक तरफ नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका ने अपनी तरफ 2 देशों को मिलाया था कि भाई आ जाओ हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। एक तरफ यूएसएसआर था जिसने वार्सो पैक्ट के तहत बोला कि तुम मेरे तरफ आ जाओ देश सारे छोटे छोटे, और हम तुम्हारी मदद करेंगे हर चीज़ में। तो भाई सोवियत सिस्टम में सीन ये था कि ये जो वो थे ना, फासिज्म एक नाम वो सुनी होगी, आइडियोलॉजी होती है एक। आज के ज़माने में फासिज्म का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या बोल दिया भाई, ये दिमाग से ऊपर गया। अरे भाई साहब, फासिज्म होता है, मसोलिनी का नाम सुना है? नहीं सुना है, मुझे पता है 100%। अरे मसोलिनी भाई बहुत खतरनाक आदमी था, बिल्कुल मतलब जर्मन किस्म का आदमी। दुनिया में इसने क्या बोला कि भाई देश सबसे सर्वोप्रिय, ठीक है भाई, हम भी मानते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं देश सर्वोप्रिय, लेकिन अब लोगों को बोलने की आज़ादी तो होती है। देश में गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है, और देश अलग होता है। इंडिया अलग है, इंडियन गवर्नमेंट अलग है। तो ऐसा थोड़ी इंडियन गवर्नमेंट जो कहेगी उसको ही हम मान लेंगे कि देश ने हमको आदेश दे दिया। जी नहीं, देश की भक्ति करना अलग है और सरकार की भक्ति करना अलग है। ऐसा ही ये मसोलिनी ये बोल रहा था कि देश जो बोलेगा वही करेगा, करना चाहिए सबको, और देश के खिलाफ जो भी जाएगा उसको मार दिया जाएगा, और देश के लिए हम कुछ भी युद्ध भी करेंगे। मतलब बिना बात के लोगों को उकसा रहा है देश के नाम पे, ठीक है, गलत फायदा उठाया जा रहा है देशभक्ति का। तो इसको हम फासिज्म बोलते हैं। इंडिया में आजकल ये टर्म यूज होता रहता है, एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टी बोलती रहती है कि भाई इसकी पार्टी जो है ये फासिज्म है, ये फासिज्म या फासीवाद बोलते हैं इसको। एक तरह से गाली के लिए यूज होता है आज के टाइम पे पॉलिटिकल को, एक दूसरे को जब किसी को बोलना हो ना कि भाई तेरी पार्टी बेकार है, तेरी पार्टी अपने आप को देश से ऊपर समझने लग रही है, तो उसको फासिस्ट गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो ये था फासिज्म। इसकी वजह से तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, एक ये था फासिज्म और एक ये था नाजिज्म। ये क्या था भाई, नाजिज्म क्या था, ये यार भाई अपना हिटलर वाला, अपना छोटे मूछ वाला अंकल जो था, ये उसका था। अब ये दोनों क्या थी, ये एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेडिकल, मतलब कि कट्टरपंथी जब हो जाती है ना किसी भी चीज़ को लेके तो नुकसानदायक हो जाती है ना। तो हर चीज़ अच्छी होती है वैसे तो। अब यहाँ पे कट्टरपंथी देश के लिए आ गई, यहाँ पे कट्टरपंथी एक धर्म के लिए आ गई, ज्यूज के खिलाफ आ गई। तो दोनों ने मिला के करा दिया पूरी दुनिया में युद्ध। अब दुनिया में युद्ध होने के बाद अब ये फासिज्म जो था, अब ये जो मैंने बताया था कि यूरोप है, ठीक है भैया, यूरोप है, हर भाई बताया था सारे ट्रायंगल के शेप में होते हैं सारे कॉन्टिनेंट। अब यूरोप को ईस्ट वेस्ट में जब हमने बांटा है, तो ये जो ईस्ट वाली है कंट्री, इसमें भी फासिज्म, इटली था, इटली में भी फासिज्म चला हुआ था। तो जैसे ही यूएसएसआर का प्रभाव बढ़ता गया तो इसने अपने अंडर लेके फासिज्म को यहाँ से खत्म कराया, यहाँ से लोगों को फासिज्म से मुक्त कराया। लोगों को अब जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ थोप देगा कि भाई ये तो देश का आदेश है। तो यहाँ से क्या कराया, रशिया ने, मतलब यूएसएसआर ने उस टाइम के पूरे सबको अपने अंडर ले लिया। ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी उनको अपने अंडर लेके उनको फासिज्म से मुक्त कराया। अभी फासिज्म खत्म हो गया है, अब ये लोग इनके साथ मिल गए हैं। तो ये क्या था, ये था सोवियत सिस्टम। अब भाई एक टाइम पे तो सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है भाई, यूएसए को टक्कर दे रहा था, ठीक है भाई, पूरी दुनिया में यूएसए का तहलका नहीं मचने दे रहा था, अपने आप आगे खड़ा था, भाई हम हर चीज़ में टक्कर देंगे। अब भाई साहब सारी दिक्कत तो यहीं पर होगी, टक्कर देने के चक्कर में भाई माना जाए भी टेक्नोलॉजी इनके पास थी अच्छी, अगर थर्ड वर्ल्ड के हिसाब से देखें। अब थर्ड वर्ल्ड क्या हो रहा होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने पूरी पिछली वीडियो में बताया था, इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, या जो बाद में इंडिपेंडेंट मिली थी, जिनको बाद में आज़ाद हुई थी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो किसी भी तरफ नहीं थी, ईस्ट वेस्ट की तरफ, अपने अलग से भी हम तुम्हारे किसी की तरफ नहीं जाते। तो भाई साहब ये हम कहाँ पे थे, हम थे सोवियत सिस्टम क्या था, ठीक है भाई, यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी अच्छी भाई सोवियत यूनियन के पास, यानी कि यूएसएसआर है ये सोवियत सिस्टम, ठीक है, इसके पास अपनी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, ये अपने देश में सब कुछ बना भी रहा है। लेकिन एक समय क्या आएगा भाई, ये चीज़ कितने समय तक करोगे तुम कि भाई दोनों के दोनों हथियार पे हथियार बढ़ाए जा रहे हो, इधर यूएसए इधर यूएसएसआर, अब कोई सा तो कमजोर पड़ेगा ना। तो यही यूएसएसआर के साथ हुआ कि भाई यूएसएसआर इतना अपना मिलिट्री को बनाते बनाते इतना ज़्यादा वो हो चुका था, पैसा खर्च हो चुका था, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाई अच्छे से एक पॉइंट। लेकिन अभी हमने सोवियत सिस्टम पढ़ लिया है कि कैसे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को अपने पास मिला लिया है और लोगों को बोल दिया कि भाई तुम हमारी मदद करो, हम मिलिट्री में तुम्हारी मदद करेंगे। अब क्या आ गया भाई, अब आगे भाई क्रांतिकारी आदमी आ गया है, गोर्बाचेव, मिखेल गोर्बाचेव, ठीक है। अब भाई साहब ये आदमी है खतरनाक लेवल का, इसने आके सारा का सारा बीज बोया इसका था, अरे नहीं बीज नहीं बोया था, बड़ा अच्छा आदमी था। इसने कोशिश की कि भाई अब हम जो है 1985 की बात है, ये कब की बात है, यहाँ पे लिख देते भाई 1985 में क्या हुआ, रशिया का यूएसएसआर का जनरल सेक्रेटरी बन गया गोर्बाचेव, ठीक है भाई, जनरल सेक्रेटरी बन गया, सारी पावर आ गई हाथ में।
अब ये बोला कि भाई इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई हम लड़ाई में अपना इतना नुकसान करा चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई अब तो कुछ ना कुछ तो अपने यहाँ पे हमें चेंज लाना पड़ेगा। तो चेंज लाने के लिए क्या करता है ये आदमी गोर्बाचेव, चेंज लाने के लिए बोलता है कि भाई हम वेस्ट के साथ अब दोस्ती करने को तैयार हैं। हम वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस जा चुका है, तो हमें वेस्ट की जो थोड़ी टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, उनसे थोड़े तरीके सीखने पड़ेंगे। अपने देश में जो है डेमोक्रेसी का थोड़ा सा क्या चलता था यहाँ पे, सोशलिज्म चलता था ना भाई यूएसएसआर में, बताया था नहीं बताया था, बताओ भाई, मम्मी का मैं झूठ नहीं बोला है कोई भी। सोशलिज्म चलता था या नहीं चलता था वहाँ पे, बताओ। सोशलिज्म चलता था और सोशलिज्म के तहत कुछ लोग स्टेट के पास सारी जमीन थी, किसी के पास अपनी जमीन थी नहीं, तो ये बोला कि थोड़ी डेमोक्रेसी दे देते हैं तुम्हें भी, अपने देश के लोगों को डेमोक्रेसी देंगे और थोड़ा सा बोलने का सब कुछ, अपने क्या बोलते हैं राइट टू स्पीच और ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन टाइप कुछ, मतलब कि गठबंधन बना सकेंगे हम भी, अपने लोगों को थोड़ी आज़ादी देंगे, वेस्ट के साथ दोस्ती अच्छे रिश्ते कर लेंगे, तो भाई हमारे देश की जो है सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब भाई साहब क्रांतिकारी आदमी ने ये नहीं सोचा कि जैसे ही लोगों को थोड़ी सी छूट मिलेगी, अब जो परेशान है पिछले 10, 20, 30 सालों से इनसे परेशान आ चुके हैं, उनको छूट मिलते के साथ सबसे पहले तो इन्हीं पे हमला बोल लेंगे। तो यही हुआ अभी, जैसे ही गोर्बाचेव ने थोड़ी सी छूट देनी शुरू की, वैसे ही यहाँ के लोग बोले कि ना भाई अब हमें छूट मिल गया, अब हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, मैं नहीं खेलता, ठीक है भाई, मैं अपना बैट लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता, सब भाग गए यहाँ से, ठीक है। फील्ड में बचा अकेला रशिया। अब रशिया को भी अलग होना था, देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है। अब ये गोर्बाचेव ने जैसे ही उनको छूट देनी शुरू की, लोगों में थोड़ा सा आया कि भाई अब हम अलग होएंगे, गोर्बाचेव लोगों ने थोड़ी सी डिमांड बढ़ाई। अब ये डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अब फाट हो चुकी है, अब टूट चुका है यूएसएसआर। अब यूएसएसआर टूट चुका है क्योंकि एक तो भाई देखो इकोनॉमिक इनकी बहुत ज़्यादा जो है डाउन जा रही है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा है क्योंकि मिलिट्री में इतना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट इसका भी आ गया कि मिलिट्री में इतना खर्चा कर रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन जा चुकी है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं हो रही, और एक हर किसी में जो है ना नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है। नेशनलिज्म की भावना मतलब कि हर किसी को अपने एरिया से वो आ चुका है, अब अपने एरिया से प्यार की भावना, जैसे यार वो होता है नेशनलिज्म अब आ चुका है यहाँ पे। तो अब ये बोलते हैं कि अब हम किसी यूएसएसआर के अंडर नहीं रहेंगे, अब हम अपना अलग देश बनाएंगे। जैसे यार पाकिस्तान अपना पाकिस्तान बोल के गया था कि भाई मुझे अपना अलग देश चाहिए, हालांकि उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, उनका पॉलिटिकल रीजन था, प्रधानमंत्री बनना था यार इसको जिन्ना को। अब इंडिया में तो प्रधानमंत्री बनता नहीं, तो अपना अलग देश बना लिया कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। असली कहानी बता दी मैंने तुम्हें क्या था। तो ये नेशनलिज्म की यहाँ पे असली भावना उभरने लगी कि भाई हमें अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से प्यार है। अब हमें अब यूँ तो है नहीं पूरा यूएसएसआर की एक ही भाषा है, सब बोले कि भाई हम अपनी भाषा का अलग देश बनाएंगे, हम अपने कल्चर का अलग देश बनाएंगे, या फिर कुछ एरिया हो गया ये हम अपना देश बनाएंगे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म थोड़ा सा उभरने लगा, तो लोग बागों ने बोला कि अलग हो जाएंगे, ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें होगी। ऊपर से गोर्बाचेव क्रांतिकारी आदमी यहाँ पे आके चिंगारी लगा चुका है, तो इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा पुश मिला। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब ये डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है भैया। अब भाई देखो, अब हम देख चुके हैं इकोनॉमिक जो थी वो डाउन जा रही थी, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना बाकी देशों में आ चुकी थी जो और इनसे अलग होके आए थे, ठीक है भैया। और क्या हो चुका था, एक जो मैंने अभी शुरुआत में थोड़ी देर पहले बताया था कि मिलिट्री पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर रहे थे यार, करना पड़ेगा, छोटे लिखते नहीं है, ज़्यादा नहीं लिखते, फिर कहोगे कि पेन क्यों उठाया। अब मैं बता ही रहा हूँ कि वाई का एक तो ये आ गया कि भाई मिलिट्री पे एक्सपेंस इतना कर रहे हैं, अपने आप को आर्म जो है बहुत ज़्यादा बनाने के लिए, बम बारूद बनाने के लिए खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों को खाने पीने पे ध्यान नहीं है, क्या खाना है, क्या अपने देश को डेवलपमेंट, रोड, सड़कें, बिजली, उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। मिलिट्री बढ़ाया जा रहा है और युद्ध हो नहीं रहा, इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है इनको कि भाई युद्ध तो हो नहीं रहा, तुमने बम इतने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है भाई दुनिया में। अब एक तो हो गया, ठीक है भाई, मिलिट्री पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रखा है, और क्या आ गया भैया, करप्शन हो गया है। हाँ भैया ये तो हो ही गया, करप्शन रह गया भाई। अब ये जो है, अब मैंने बताया कि इन्होंने बोला कि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, स्टेट सबकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक स्टेट होगा। स्टेट यानी कि देश भी कुछ ऐसी कोई जीवित चीज़ थोड़ी है, उसको चलाने के लिए कुछ गवर्नमेंट चाहिए होती है ना, कुछ लोग चाहिए होते हैं। अब जिन लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो क्या इतना भला होगा कि वो सारा का सारा अच्छे से बांट देगा, भी जितना कमाया ले, अभी मैंने 100 रुपये कमाया, 10 सारे ले लो, 10 आदमी, ऐसा थोड़ी करेगा भाई साहब। वो 100 कमाएगा तो वो 20 बांटेगा। करप्शन होता है, ये इंसान की टेंडेंसी में है भाई साहब। तो यहाँ पे करप्शन जो है बहुत ही अंत लेवल पे जा चुका है। मतलब कि एक स्टालिन का दौर आया था यहाँ पे, स्टालिन मतलब कि क्या, स्टालिन का बोला जाए तो हिटलर का भी फूफा बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, हिटलर का भी फूफा जी था वो। उसने क्या किया, रशिया में इतना ज़्यादा मतलब कि तानाशाही टाइप चला दी थी, क्योंकि सारी पावर स्टेट के पास, कोई अमीर हो नहीं पा रहा क्योंकि किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है नहीं। तो वही पावर, वो जो अंग्रेजों का इंडिया में था, अपने लोगों को ज़मीन छीन रहे थे, वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे वो भी क्या अंग्रेजों का सीन था। तो भाई ठीक है, स्टालिन के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक करप्शन हो गया है।
करप्शन कहीं पे भी होता है तो भाई मान सकते हैं लोगों में थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन आता है अपने स्टेट के तहत, ठीक है भाई। ऐसे ही लोगों में आ रहा था कि करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है। अब रशिया को एक रशिया जो बड़ा एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, बाकी के जो एरिया उनसे जुड़े हुए हैं उनसे तो कोई फोकस है ही नहीं। जॉर्जिया हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, बाल्टिक रिपब्लिक्स हो गए, उन पर कोई ध्यान दे नहीं रखा। अब इन कंट्री बाकी कंट्रियों पर ध्यान है, मतलब बाकी एरिया जो यूएसएसआर का उस पर ध्यान नहीं है, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना से हो गया कि अलग हो भाई इनसे, ये अपना अपना देखो, ठीक है भाई। एक करप्शन हो गया, एक मिलिट्री पे एक्सपेंस हो गया, एक नेशनलिज्म हो गया, ठीक है, और एक इकोनॉमी जो डाउन जा रही थी, ठीक है भैया। अब भाई साहब ये सोवियत सिस्टम की शुरुआत है ना, ये हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था। सबसे खतरनाक बात तो यही है कि इंडिया, अब आप कहोगे कि 1915 में जब गांधी जी आए उसके बाद इंडिया का अच्छा दौर शुरू हुआ, इंडिया ने उसके बाद अपना आज़ादी के लिए जो है अपनी पावर ज़्यादा झोंक दी। भाई साहब उसके पीछे रीज़न ये भी था कि दुनिया में 1917 में जब ये रशियन रिवॉल्यूशन आया था 1917 में, उसके इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा लगा था कि भाई अच्छा फील हुआ। क्योंकि देखो इंडिया में, चलो ज़्यादा इंडिया पे नहीं जाते क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जब बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था लेनिन के टाइम पे, ठीक है। एक लेनिन था इनका, वो था इनका सबसे खतरनाक, मतलब कि सबसे खतरनाक बोले तो सबसे अच्छा आदमी, जिसने ये इस बात का जो सोशलिज्म की जो शुरुआत का जो प्रैक्टिकल जो उसको दिया था ना, वो लेनिन नहीं दिया था। ये लेनिन भाई साहब क्या बोलते थे कि अब ये अमीर जो है ये अमीर होते जा रहे हैं, ज़मीन के मालिक है, इनके पास सारी ज़मीन है, कोई इनके पास काम करता है उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, काम जो असली मेहनत कर रहा है बाकी ज़मीन वाला ले गया। तो इसने क्या किया, पावर को उखाड़ के फेंका, लोगों का समर्थन लेके भाई इनको फेंको। अब जो लोग थोड़े बहुत मतलब सबके पास अब ज़मीन नहीं होगी, अब सिर्फ स्टेट के पास ज़मीन होगी। प्रैक्टिकल में ये लेके आया, लेकिन लेके तो अच्छी तरह से आया था कि भाई अब गरीब नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो है आने वाले समय में जो पीढ़ी आएगी तो करप्शन की वजह से उसका सारा का सारा सत्यानाश लेनिन के जो सपना था उसका हो गया, स्टालिन के दौर में, उसके आने वाले दौर में। तो ऐसे ही रशियन रिवॉल्यूशन से सारा का सारा ये सोवियत सिस्टम शुरू हुआ। फिर गोरबचेव क्रांतिकारी आदमी ने आके कुछ साल बाद 30-40 साल बाद जब कोल्ड वॉर चला हुआ था तो बोला भाई हम नहीं खेल रहे, हम यहाँ से हटेंगे। तो गोरबचेव ने अपने जो थोड़े बहुत उनको छूट देनी शुरू की, लोगों को छूट मिलती, नेशनलिज्म की भावना जागी। नेशनलिज्म की भावना जगते साथ बोले भाई साहब नहीं, अब तुम्हें हमें इकोनॉमी में तुम हमें परेशान कर चुके, करप्शन तुम कर रहे हो, मिलिट्री पे इतना एक्सपेंस तुम कर रहे हो और लड़ाई तुम कर नहीं रहे। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि लड़ाई तो तुम कर नहीं रहे। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि हम हो जाते हैं इनसे अलग, ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेशन हो गया है। अब मेन आ गया कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसी मतलब क्या परिणाम आया जब ये अलग होने के बाद। ये देखो भाई साहब ये अलग हुआ 1990 को आ गए भाई कौन कौन। एक आदमी था येल्टसिन, ठीक है, येल्टसिन नाम का एक आदमी था जो इनका नेशनल हीरो बन के आया, ठीक है, रशिया का या बाकी यूएसएसआर का एक नेशनल हीरो बन के आया, जिसने आके बाकी कंट्री जैसे उस टाइम की जो और पावरफुल एरिया बोल सकते हैं, जो बड़े रीजन थे जैसे कि यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, उनके साथ मिलके और रशिया का एक तरफ से अब मिलके इन 3-4 बड़े प्रोविनेंस थे, इन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया फाइनली कि भाई अब यूएसएसआर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यूएसएसआर टूट चुका है और यूएसएसआर की सारी संपत्ति उसके बच्चे रशिया को जाएगी, यानी कि उसके उत्तराधिकारी रशिया के पास सारा जाने वाला है। रशिया के पास कैसे गई कि भाई अब रशिया सबसे बड़ा रीजन बचा है, सबसे मेन रीजन बचा है, ठीक है। और रशिया के पास क्या आ गया, मतलब कि क्या उसको संपत्ति में क्या क्या मिला यूएसएसआर से। अरे भाई साहब यूएसएसआर की जो यूएनएससी में जो इसकी सीट थी ना, अब यूएनएससी क्या होता है भाई साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका बड़ा इसके बारे में पढ़ती बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि जब इसका गठन हुआ था यूएन के साथ 1945 के आसपास, उस वक्त इंडिया को देने जानी थी, इंडिया को बोला गया था कि यूएनएसए की परमानेंट मेंबरशिप हम इंडिया को देंगे। इंडिया को ऑफर आया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंडिया ने उस वक्त मना करके अब चीन को दे दिया था। भाई साहब चीन जो आज के टाइम पे पाकिस्तान से भी बड़ा हमारा सिरदर्द बना हुआ है, हमने यूएनएसए की सीट चाइना को दे दी थी। अब यूएनएसए की सीट का क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है भाई साहब दुनिया के सारे बड़े किसी भी देश पे किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने में वीटो लगा देते हैं। अब इंडिया को यूएनएसए का परमानेंट मेंबर आज के ज़माने में बोलने को कहा जा रहा है कि इंडिया को ले लो, 5 आदमी है फिलहाल, अब 6 करने को बोला जा रहा है, अब चाइना वीटो लगा देता है। अब 5 के पास वीटो पावर है, एक भी किसी चीज़ को मना करेगा तो वो दुनिया में नहीं होती। अब ये पावर इंडिया के पास होती, जो इंडिया ने हमारे चाचा जी ने नेहरू जी ने चाइना को दे दी थी उस वक्त, हिंदी चीनी बाय बाय करके। तो आज चाइना हमारा सिरदर्द बना हुआ है, इस बात को भी नहीं मानता कि हमने उसको कितनी बड़ी सीट दिलाई थी। तो भाई साहब ये जो अब इसमें रशिया भी है, इसमें 5 कंट्रीज मैंने बोली थी, 5 कंट्रीज कौन कौन सी है इसमें, भाई अमेरिका हो गया है, ठीक है, इसमें और आध का रशिया हो गया है, और इसमें क्या हो गया है, इंग्लैंड हो गया है, ब्रिटेन, इसमें फ्रांस हो गया है, ठीक है भैया, और इसमें एक कंट्री कौन सी, एक चाइना रह गया है, ठीक है भैया। ये 5 कंट्री आज यूएनएसए की परमानेंट मेंबर है। तो ये जो रशिया को मिल गया है ये यूएसएसआर की तरफ से, ठीक है। और जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब जो इतने समय से बनाए थे वो सारे रशिया के पास आ चुके हैं, ठीक है भैया। रशिया के आगे मौज करा धरा कुछ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, और हमें मिल गया है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा
गोला बारूद और यूएनएससी की परमानेंट सीट जो इंडिया ने दी थी दान में। बड़े दिल वाले हम हैं, लेकिन आज उस बड़े दिल दिखाने का बहुत ज़्यादा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, अब हमारा क्या क्या हो चुका है इस चैप्टर में। सोवियत सिस्टम समझ में आ चुका है, गोरबचेव क्रांतिकारी आदमी, डिसइंटीग्रेशन, वाई, कॉन्सिक्वेंसेज। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज में और आते हैं भाई। अभी क्या हुआ है कि भाई डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, 1990 में आके बोल चुके हैं नेशनल हीरो येल्ट्सिन, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया आके बोल चुके हैं कि भाई अब डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। अब क्या होगा, अब मेन दिक्कत यहाँ से आएगी कॉन्सिक्वेंस में कि भाई अब दुनिया जैसे अब कोल्ड वॉर का अंत होएगा नहीं होएगा। ठीक है भाई, कोल्ड वॉर में तो दो ही पार्टी थी ना, यूएसएसआर और यूएस, और यूएसएसआर तो हो चुका है खत्म, तो कोल्ड वॉर का अंत। ठीक है भैया, जो चैप्टर की वीडियो की शुरुआत में बात हुई थी, कोल्ड वॉर का अंत 1990 में हो चुका है यूएसएसआर के विघटन होने के बाद। ठीक है भाई साहब, ये हो गया एक। तो एक और क्या होगा भाई साहब, बहुत सारे नेशनल, अब बहुत सारे देश अब नए बन के आएंगे, नेशन। ठीक है, बहुत सारे नेशन अब नए बन के आएंगे, जैसे कि जो यूएसएसआर से टूटेगा, बाल्टिक रिपब्लिक्स टूटेंगे, और जो ये अपना टूटेगा, इसमें से यूक्रेन टूटेगा, जॉर्जिया टूटेगा, ये सारे अब क्या करेंगे, अब नए नेशन बनेंगे। तो भाई इसका एक कॉन्सिक्वेंस अभी क्या बोलेंगे, CIS बना लो। क्या बोलते हैं भाई, अलग तो हो गए भाई साहब, कुछ तो अपनी मेमोरी रहनी चाहिए कहीं पे, तो कभी कभार जी करेगा अपना पार्टी बना लेंगे। हैं, पार्टी मतलब ये नहीं समझे, अरे पार्टी चलती है। तो ये बोले भाई एक अपना ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप में से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, CIS करके, सारे भाई साहब उसमें हाई भेज दे करेंगे, जब भी हाई भेजेंगे अपना सारे लेके आ जाना खंबा, है ना, खंबे से समझ जाओ क्या होता है। अब CIS का मतलब क्या हुआ भाई साहब, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि अब जो नए नए देश अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आज़ाद होंगे, अब उन देशों का एक ग्रुप बन जाएगा कि भाई हम ठीक है अपनी मेमोरी तो रखेंगे, कभी तो साथ थे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप एक CIS नाम से बन गया है। तो ये आ गया समझ में। अब कॉन्सिक्वेंस में नेशन जो नए बने हैं, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तो बनेगा। अब दुनिया में नए नए देश आएंगे, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी है, किसी के साथ तकरार, किसी के साथ इकरार, किसी से इजहार, सब कुछ होगा नए नए नेशन जब आएंगे। तो ठीक है भाई, एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने को तैयार है। और भाई साहब तीसरा इसमें जो होगा, तीसरा इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ये होगा कि अब जो है रशिया की पावर, अब पावर ब्लॉक क्या होगा, पावर ब्लॉक जो थे पहले दो थे, जिसमें रशिया, जो USSR और US था, अब क्या होगा, या तो दुनिया दोबारा से अब यूनिपोलर हो जाएगी। शुरुआत में मैंने वीडियो को बता दिया था, या तो दुनिया दोबारा से यूनिपोलर पे जाएगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ US ही पूरी दुनिया की पावर बन के उभरेगा, या फिर दुनिया बाइपोलर होगी, कोई और कंट्री उभर के आएगी, या तो रशिया को ही लगा लो जो उसके सामने आके खड़ा होएगा और बाइपोलर हो जाएगी, या फिर मल्टीपोलर हो जाएगी। अब बहुत सारी कंट्री जो अलग अलग बन रही है, कोई थर्ड वर्ल्ड से या कहीं से भी, अब कई सारी कंट्री उठ के आएगी, और अब जो है दुनिया क्या है मल्टीपोलर भी हो सकती है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है भैया, हमें तो पता है, हमें तो सुपर पावर अब तक अमेरिका ही बताया गया है, लेकिन अमेरिका सही में सुपर पावर है, इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। डाउट क्यों है, चलो बता देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चले जाते हैं। अब एक का नाम सुना होगा आपने, बगदादी नाम का एक मनुष्य है, पता नहीं है या नहीं, अब बोल रहे हैं ये कि भाई नहीं रहा, लेकिन बगदादी है, सीरिया में बैठा है, ISIS को चला रहा है, और ये अपने आप को सुपर पावर बता रहा है, इसकी नाक में दम कर रखा है। काहे का सुपर पावर, जब एक आदमी को नहीं, अब ये कह रहे हैं मर गया, अरे भाई साहब ये किसी को क्या, किसी का ये बोल देते हैं कि ये मर गया, उसके सबूत नहीं दिखाते। लादेन का भी बोल दिया मर गया, लेकिन सबूत नहीं दिए। ठीक है, फिर अब ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है भैया, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्यों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतने, आज के जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेंगे अपना दूसरे न्यूज़ चैनल पे। हमारा एक नया चैनल है डेली जरूरी ज्ञान। ठीक है भाई साहब, उस पर हम ये सारी बातें कर लेते हैं, डेली जरूरी ज्ञान, उस चैनल पे हम ये सब बातें कर लेते हैं। वहीं पे हम अच्छे से बता देंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या धोखाधड़ी कर रहे हैं ये सुपर पावर के नाम पे। तो भाई दुनिया में अब जो है सुपर पावर उभर के अमेरिका आ गया है, तो कॉन्सिक्वेंसेज हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ चैप्टर का एक पार्ट, आज पार्ट 1 खत्म होता है, बाइपोलैरिटी पार्ट 1। ये चीज़ जो मुझे पहले लिखनी चाहिए थी, मैं बाद में लिख रहा हूँ। इसके पीछे एक चाल है, वो आप समझ नहीं पाओगे। अगर समझ पाते हो तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि चैप्टर कैसा लगा, और इस सब को स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है। दिमाग में बैठना चाहिए, एक बार में नहीं तो 2 बार वीडियो देख लो, 2 बार नहीं तो 3 बार डबल स्पीड में करके देख लो, लेकिन बातें सारी दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करोगे या फिर चैप्टर पढ़ोगे या कुछ भी कहीं पे इस चीज़ का जिक्र होगा, तो भाई साहब तोते की तरह बिल्कुल फुर 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 बोलते चले जाओगे। तो चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 1 हो गया है, सेकंड चैप्टर लेके आएंगे। और तब तक आप क्या करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।